हेलो एंड वेलकम टू द डायनेमिक साइंस लेक्चर्स। और क्लासिकल मैकेनिक्स की इस लेक्चर सीरीज़ में आज हम पढ़ने जा रहे हैं एप्लीकेशंस ऑफ कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन। एप्लीकेशंस या फिर कह दो पहले हम प्रोसीजर पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलो पहले लिख देते हैं हम प्रोसीजर। प्रोसीजर फॉर एप्लीकेशन of canonical transformation। कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर हमने अब तक 3 लेक्चर अपलोड कर दिए हैं। तो अगर आपको एप्लीकेशन समझनी है तो उससे पहले वो चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी और उसके लिए आप प्लेलिस्ट में चेकआउट कर सकते हैं। ऑलराइट, तो अब देखो कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है वो हमने देखा था कि हम कोई वन सेट ऑफ कोऑर्डिनेट एंड मोमेंटा लेते हैं। जैसे हम स्मॉल क्यू और स्मॉल पी लेते हैं और उसको हम कैपिटल क्यू और कैपिटल पी में क्या करते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं। कई बार ऐसी प्रॉब्लम आती है ना, तो हमें ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ता है। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं तो उसके लिए हमें एक जनरेटिंग फंक्शन की ज़रूरत पड़ती है जिसको हमने f बोला था। और 4 तरह के जनरेटिंग फंक्शन होते हैं, वो अलग अलग वेरिएबल के ऊपर डिपेंड करते हैं। जैसे आपका f1 जो हमने पिछले लेक्चर में देखा था स्मॉल q कैपिटल q और t के ऊपर, f2 आपका स्मॉल q कैपिटल p और t, और वैसे ही f3 आपका स्मॉल p कैपिटल Q और T, और वैसे ही F4 आपका स्मॉल p कैपिटल P और T, इसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो अब हम देखें कि ये जो हमने अलग अलग तरह के जनरेटिंग फंक्शन पढ़े थे, ये क्यों पढ़े थे, जनरेटिंग फंक्शन हमने पढ़ाई क्यों, और हम एक्चुअल में कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करेंगे, किस तरह की हमारे पास प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। तो उससे पहले हम देखेंगे प्रोसीजर, ठीक है, कि इसका प्रोसीजर क्या होगा। ऑलराइट, तो देखो अगर मैं बात करूं प्रोसीजर की, तो इसके लिए अब देखो हमारे पास ये 4 जनरेटिंग फंक्शन थे। उस चारों जनरेटिंग फंक्शन को यूज़ करके हमारे पास जो इक्वेशंस आई थी, है ना, तो उन इक्वेशन में एक इक्वेशन जो कॉमन थी वो क्या थी, h प्राइम माइनस h इक्वल्स टू डेल f ओवर डेल t। अगर f1 के लिए सॉल्व कर रहे थे तो यहाँ f1 था, f2 के लिए f2, f3 f4, ठीक है, इस तरह से। तो अगर यहाँ से मैं h प्राइम का वैल्यू निकालूँ, वो क्या है, h प्लस डेल f ओवर डेल t। यहाँ पर h क्या है, h है हैमिल्टोनियन इन टर्म्स ऑफ द ओल्ड कोऑर्डिनेट स्मॉल q के और स्मॉल p, ठीक है। और h प्राइम क्या है, हैमिल्टोनियन इन टर्म्स ऑफ कैपिटल Q और कैपिटल P। अब देखो हम अलग अलग कंडीशंस की बात करेंगे। जैसे पहली कंडीशन में इसके ऊपर इम्पोज कर दूं कि ये जो f है, f डज नॉट डज नॉट डिपेंड एक्सप्लिसिट ऑन टाइम, डज नॉट डिपेंड एक्सप्लिसिट ऑन टाइम, ठीक है। टाइम का डायरेक्ट फंक्शन नहीं होना चाहिए वो। तो उस केस में क्या होगा कि f का हम टाइम के रिस्पेक्ट में अगर पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो उस केस में हम ये कह सकते हैं कि h प्राइम विल बी इक्वल टू h, ठीक है। अगर आपका ये जो जनरेटिंग फंक्शन है जो हम मान के चल रहे हैं वो टाइम का एक्सप्लिसिट फंक्शन नहीं हो, तो h प्राइम जो नया हैमिल्टोनियन है वो ओल्ड हैमिल्टोनियन के ही इक्वल होगा, बशर्ते आप उन वेरिएबल्स को एक्सचेंज कर दो, ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। ऑलराइट, अब हम नेक्स्ट स्टेप बढ़ते हैं, क्या कि हमने जो ट्रांसफॉर्मेशन किया है, ठीक है, ये जो स्मॉल क्यू के पी के और क्यू के पी के से, ठीक है, इससे हमने जो ट्रांसफॉर्मेशन किया तो जो न्यू सेट ऑफ कोऑर्डिनेट और मोमेंटा क्यू पी और टी, ठीक है, ये है, इनका कोई ना कोई वो हैमिल्टोनियन या लैग्रांजियन होगा, ठीक है। तो हम क्या मान के चलते हैं कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन किया है उसके अंदर ये जो QK है वो साइक्लिक है, समझ रहे हो, हम ये मान के चल रहे हैं, ठीक है। दूसरी बात, पहली ये होगी कि
जनरेटिंग फंक्शन टाइम के ऊपर एक्सप्लिसिट डिपेंड नहीं कर रहा। दूसरा कि ये जो हमने ट्रांसफॉर्मेशन किया है उसके बाद जो क्यूके है वो साइक्लिक है। अब साइक्लिक होने का मतलब, सीधा सा मतलब मैं अगर बताऊं तो ये जो क्यूके है वो ना तो लैग्रांजियन में आएगा और ना ही हैमिल्टोनियन में आएगा, ठीक है, क्योंकि लैग्रांजियन को काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी, हैमिल्टोनियन को काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो जो क्यूके है डायरेक्टली क्यूके वो नहीं आएगा उसके अंदर, ठीक है। तो अगर नहीं आएगा तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं कि जो डेल एच प्राइम है न्यू हैमिल्टोनियन है उसका क्यूके के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव वो कितना आएगा, 0 आएगा। समझ रहे हो, एच प्राइम का क्यूके के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव, क्योंकि ये एच प्राइम वो क्यूके का फंक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि क्यूके क्या है, साइक्लिक है, ठीक है। हो सकता है कि क्यूके डॉट का ये फंक्शन हो, उससे हमें मतलब नहीं है, लेकिन क्यूके साइक्लिक है तो इसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, पार्शियल डेरिवेटिव 0 आएगा, है ना। ये किसके इक्वल होता है, अगर आप हैमिल्टन्स इक्वेशन को याद करो तो ये होता है इक्वल पीके डॉट विद नेगेटिव साइन। समझ गए, ये किसके इक्वल होता है, माइनस पीके डॉट के, ठीक है। अगर ये इक्वल टू 0 है तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं कि ये जो पीके है कैपिटल पीके वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा, कह सकते हैं। और उस कांस्टेंट को मैं क्या लिख दूं, अल्फा के लिख दूं। समझ रहे हो, क्या लिख दिया मैंने, अल्फा के। मान लो लेट से P1 है उसका कोई भी वैल्यू आ गया, है ना, और P2 का कुछ अलग वैल्यू आएगा, लेकिन ये अल्फा के किसके ऊपर डिपेंड करेगा, के, है ना। जैसे P1 का अलग, उसके लिए अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 इस तरह से, ठीक है। लेकिन ये क्या होगा, कांस्टेंट होगा, ये बात याद रखना। पीके का वैल्यू वो क्या होगा, कांस्टेंट। कब, जब आपका हैमिल्टोनियन क्यूके के ऊपर डिपेंड ना करे, ठीक है, क्यूके का फंक्शन नहीं हो, ऑलराइट। अब देखो पीके आ गया, है ना। अब नेक्स्ट हम क्या करते हैं, ये तो आ गया कांस्टेंट, है ना। अब नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कि ऐसी एक और इक्वेशन आती है हमारे पास हैमिल्टन की, कौन सी इक्वेशन है, वो है डेल एच प्राइम ओवर डेल पीके, है ना। वो किसके इक्वल आता है, आपका क्यूके डॉट के इक्वल आता है ना। अब देखो यहाँ से ये जो पीके है इसका वैल्यू कितना माना हमने, अल्फा के, माना क्या आया है हमारे पास अल्फा के। तो यहाँ से मैं क्या लिख दूँ, डेल एच प्राइम ओवर डेल अल्फा के। उसका वैल्यू भी हमारे पास कोई एक आएगा, उसको हम बोल देते हैं ओमेगा के, ठीक है। ये जो हम ये डेरिवेटिव कर रहे हैं अल्फा के क्या है, कांस्टेंट है ना, उसके रिस्पेक्ट में एच प्राइम का डेरिवेटिव कर रहे हैं, तो वो कोई एक वैल्यू आएगा ओमेगा के। अब ये ओमेगा के किसका फंक्शन होगा, वो होगा अल्फा के का फंक्शन। समझ रहे हो, अल्फा के कांस्टेंट है और ओमेगा के अल्फा के का फंक्शन आएगा, ठीक है। इतना चीज़ क्लियर हुआ। अब देखो इसी इक्वेशन को अगर मैं लिखूं, ये क्या है, टाइम डेरिवेटिव है, तो अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करूं टाइम के रिस्पेक्ट में तो ये क्या आ जाएगा, आपका क्यू के आ जाएगा, है ना। और ये क्या आ जाएगा आपका, इसका टाइम के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो ओमेगा टी, तो ओमेगा के टी प्लस में कांस्टेंट आ जाएगा फाई के, ठीक है। इंटीग्रेशन, कांस्टेंट इंटीग्रेशन आएगा, ठीक है। तो ये बात हुई, ये आ गया आपका फाइनल इक्वेशन, ठीक है। तो अब जो हमने क्या माना कि अगर आपका जनरेटिंग फंक्शन टाइम के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा हो तो एच प्राइम एच के इक्वल आएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। फिर उसके बाद हमने क्या बोला कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन करने के बाद जो आपका ऑब्टेन लैग्रांजियन या हैमिल्टोनियन है, ठीक है, उसके अंदर क्यूके क्या है, साइक्लिक है, क्यूके आपका साइक्लिक है। अगर क्यूके साइक्लिक है तो इस क्यूके का जो इक्वेशन ऑब्टेन होता है वो हमारे पास ये होता है, इस टाइप का एक इक्वेशन आएगा हमारे पास, ठीक है। तो हम इसका एक एप्लीकेशन करेंगे। तो इसके लिए जो हम अगर मान के चलें, देखो ये है, ये मैं कुछ इक्वेशन लिख लेता हूँ, लेट अस से, चलो ये आपके काम की है ना। ये हमारा फाइनल इक्वेशन आएगा, क्या आएगा, क्यू के इक्वल टू ओमेगा के टी प्लस में फाई के, है ना। और हमारा क्या आया कि जो पीके है उसका वैल्यू अल्फा के आया, और एक और वैल्यू आया क्यूके डॉट, उसका वैल्यू ओमेगा के, उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है। अब हम एक एप्लीकेशन देखते हैं, है ना। और एप्लीकेशन के तौर पे हम देखेंगे हार्मोनिक ऑसिलेटर, ठीक है। देखो इसका जो एप्लीकेशन है वो है हार्मोनिक ऑसिलेटर, ऑलराइट। देखो सुनो, अब ये जो हार्मोनिक ऑसिलेटर मानेंगे वो हम वन डायमेंशन मानेंगे, ठीक है। तो जैसे लेट अस से
ये कोई रिजिड सपोर्ट है, उससे हमने एक स्प्रिंग को अटैच किया है और उस स्प्रिंग से कोई एक मास m है वो क्या है, अटैच है। ठीक है, इस मास m को आप थोड़ा सा डिस्प्लेस करोगे, है ना, थोड़ा सा डिस्प्लेस करोगे किसी भी डायरेक्शन में x y z, लेकिन एक ही डायरेक्शन में। तो लेट अस से मैं बोल देता हूँ उस डायरेक्शन को q डायरेक्शन। ठीक है, कोई भी q जनरल। ठीक है, आपने उसको डिस्प्लेस किया, फिर वो क्या करने लगेगा, इस अपनी मीन पोजीशन के अबाउट ऑसिलेट करने लग जाएगा। ठीक है, इसका जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो है k, और वो एक फ्रीक्वेंसी ओमेगा के साथ क्या करेगा, वाइब्रेट करेगा, या फिर कह सकते हो ऑसिलेट करेगा ओमेगा कोई कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी के साथ। ठीक है, और इसका जो रिलेशन आता है वो क्या आता है, k/m इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर। ये हमारे पास एक रिलेशन आता है हार्मोनिक ऑसिलेटर का, है ना। अब देखो यहाँ से इस हार्मोनिक ऑसिलेटर की अगर मैं टोटल एनर्जी लिखूं, उसको हम क्या किससे रिप्रेजेंट करते हैं, हैमिल्टोनियन से। तो जो हैमिल्टोनियन है वो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी प्लस में पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, इसका मोमेंटम मैं क्या मान लेता हूँ, p। देखो जो कोऑर्डिनेट हमने q माना है उसके रिस्पेक्ट में मोमेंटम क्या आ जाएगा, p मोमेंटम आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा, p²/2m। ठीक है, ये स्मॉल p है ना। अब यहाँ पर देखो मैं स्मॉल p को ऐसे लिखूंगा, ये क्या है, स्मॉल p, और ये मैं लिख दूंगा कैपिटल P। ठीक है, कैपिटल P। राइट, यहाँ पर देखो कुछ ऐसे, तो ये स्मॉल p है ना, ताकि डाउट ना रहे। ये हो गया, काइनेटिक एनर्जी आ गई, प्लस में पोटेंशियल एनर्जी। अब हार्मोनिक ऑसिलेटर की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, हाफ के एक्स स्क्वायर, है ना। तो मैं क्या लिख दूं, हाफ के एक्स की जगह क्यू स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ये जो k है वो किसके इक्वल है, m ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ से h में क्या लिख दूं, p²/2m प्लस में 1/2m ओमेगा स्क्वायर क्यू स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ से आप 1/2m कॉमन ले सकते हो। तो 1/2m अगर मैं कॉमन लूँ तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगा p² प्लस में m² ओमेगा स्क्वायर इंटू क्यू स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू आ गया मेरे पास। इसको मैं बोल देता हूँ, कोई भी इक्वेशन 1 पुट कर दिया, 1 बोल दिया हमने। ठीक है, अब नेक्स्ट टास्क हमारा क्या है, जनरेटिंग फंक्शन क्या होगा। ठीक है, क्या होगा, जनरेटिंग फंक्शन। तो मैं इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए आपको एक जनरेटिंग फंक्शन बताता हूँ, वो बताऊंगा f1। f1 किसका फंक्शन होगा, स्मॉल q, कैपिटल Q और t, इसी का फंक्शन होगा। ठीक है, क्लियर। और वो होगा आपका 1/2m ओमेगा क्यू स्क्वायर कॉट q। ठीक है, 1 मिनट। यस, हाँ बिल्कुल सही है। अब बात सुनो, क्या है, आप ये कह दोगे कि भाई ये कहाँ से आया, सपना थोड़ी आ गया कि ये कहाँ से आ गया, अभी आपने ऐसे कैसे लिख दिया। अब सुनो, इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए अलग अलग जनरेटिंग फंक्शन के लिए अटेम्प्ट लिए गए। ठीक है, अलग अलग जनरेटिंग फंक्शन माने गए, कोई भी अलग अलग। तो उन सब के लिए यही एक जनरेटिंग फंक्शन है जो ये इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा। समझ रहे हो, जो हमने प्रोसीजर निकाला है ना, प्रोसीजर हमारा बिल्कुल जनरल है, उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल जनरल प्रोसीजर है। तो ये इक्वेशन हमारी ऑब्टेन होनी चाहिए। अब देखो यहाँ पर आप जैसे ही ये हैमिल्टोनियन निकालोगे न्यू कोऑर्डिनेट की टर्म में, तो वहाँ पर कैपिटल क्यू के नहीं आएगा। तब हम क्या कहते हैं, कैपिटल क्यू के वो क्या है, साइक्लिक है, और उसके लिए सोल्यूशन ये आना चाहिए। ठीक है, तो यही वो जनरेटिंग फंक्शन है जो ये सोल्यूशन देगा, है ना। अब हम ये मान के चलते हैं, अलग अलग जनरेटिंग फंक्शन कंसीडर कर लो और उसके लिए आप सोल्यूशन निकाल लो, जिसके लिए ये सोल्यूशन आ जाए वो सही है आपका जनरेटिंग फंक्शन। ठीक है, अब हमने ये मान लिया, इस जनरेटिंग फंक्शन के लिए हमारे पास 2 इक्वेशन थी। क्या थी, जिसका ये फंक्शन नहीं है उसी के लिए इक्वेशन आएगी। जैसे किसका फंक्शन नहीं, स्मॉल p का नहीं है और कैपिटल P का नहीं है, तो यहाँ से अगर मैं स्मॉल p का वैल्यू निकालूँ तो वो क्या है, डेल f1 ओवर डेल स्मॉल p है तो स्मॉल q। ठीक है, वैसे यहाँ पर जो कैपिटल P है उसके लिए क्या आएगा, डेल f1 ओवर डेल कैपिटल Q। ठीक है, और ये जो कैपिटल Q है उसके लिए आएगा विद नेगेटिव साइन, है ना। ये 2 इक्वेशन आई थी हमारे पास, पिछले लेक्चर में हमने ऑब्टेन की थी। अब हम क्या करते हैं, इस f1 का स्मॉल q के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो कितना आएगा, 2q, 2 से 2 कैंसिल, तो स्मॉल p का जो वैल्यू आएगा मेरे पास
एम ओमेगा क्यू कॉट क्यू। ठीक है, वैसे यहाँ पर कैपिटल P का वैल्यू क्या आएगा, कैपिटल Q के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, तो कितना आएगा, ये कॉट Q का क्या होता है, माइनस कोसेक स्क्वायर, है ना, और माइनस ऑलरेडी है तो प्लस का आ जाएगा, तो 1/2 एम ओमेगा क्यू स्क्वायर कोसेक स्क्वायर क्यू। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ से। अब सुनो, अब मैं यहाँ से स्मॉल q का वैल्यू निकालूंगा। ठीक है, स्मॉल q का अगर मैं वैल्यू निकालूं तो कितना आएगा, क्यू स्क्वायर इक्वल टू 2p/m ओमेगा कोसेक स्क्वायर या फिर 1/कोसेक स्क्वायर। 1/कोसेक स्क्वायर क्या बन जाएगा आपका, साइन स्क्वायर बन जाएगा, तो ये क्या लिख दूं मैं, साइन स्क्वायर क्यू, है ना। और ये अगर मैं स्क्वायर हटाऊं तो इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा और इसका स्क्वायर हट जाएगा, तो मेरे पास क्या आ गया, स्मॉल q का वैल्यू आ गया। इस स्मॉल q का वैल्यू आप इसमें रख दो तो आपके पास स्मॉल p का वैल्यू आ जाएगा। वो क्या आएगा, ये देखो 1/2 है पावर, इसकी 1 है तो ऊपर 1/2 बच जाएगी, तो 2 कैपिटल P m ओमेगा, ठीक है, और इसका स्क्वायर रूट इनटू में साइन q इनटू में कोट q। कोट को क्या लिखेंगे, कोस अपॉन साइन, तो साइन से साइन कैंसिल, तो क्या बनेगा, कोस q। अब एक और बात, एक और डाउट हो सकता है, क्या हो सकता है कि आपने स्मॉल q का वैल्यू यहीं से क्यों निकाला, यहाँ से क्यों नहीं निकाला। समझ रहे हो, स्मॉल q यहाँ भी आ रहा है, स्मॉल q यहाँ भी आ रहा है, तो यहीं से क्यों निकाला, यहीं से क्यों निकाला। अब देखो, अगर मैं यहाँ से निकालूँ स्मॉल q का वैल्यू तो वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, स्मॉल p और कैपिटल Q। ठीक है, और अगर यहाँ से मैं स्मॉल q का वैल्यू निकालूँ वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, कैपिटल P और कैपिटल Q। ठीक है, और अगर स्मॉल q का वैल्यू यहाँ से निकालने के बाद वो स्मॉल p और कैपिटल Q के ऊपर डिपेंड कर गया, लेकिन मैं स्मॉल p का वैल्यू कैसे निकालूंगा, स्मॉल p तो यहाँ आ ही नहीं रहा। ठीक है, और हमारी ज़रूरत क्या है, स्मॉल q और कैपिटल स्मॉल p को कैपिटल Q और कैपिटल P में ट्रांसफॉर्म करना। ठीक है, तो ट्रांसफॉर्म करने के लिए यहाँ से आपके पास ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, स्मॉल p के ऊपर डिपेंड करेगा, क्या, स्मॉल q, जो कि नहीं करना चाहिए, तो इसलिए हमने ये स्मॉल q का वैल्यू यहाँ से निकाला। ये चीज़ क्लियर है, और यहाँ से हमने स्मॉल p का वैल्यू निकाल दिया, वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, कैपिटल Q और कैपिटल P के ऊपर। ठीक है, अब इसको मैं बोल दूँ लेट अस से इक्वेशन, इन दोनों को कंबाइन रूप से इक्वेशन 2 बोल दूँ। अब इक्वेशन 2 का वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, तो मेरे पास वैल्यू क्या आ जाएगा, हैमिल्टोनियन का वैल्यू क्या आएगा। हाँ, एक और बात, यहाँ एक और इक्वेशन आती है, क्या आती है, h प्राइम माइनस h इक्वल्स टू डेल f1 ओवर डेल t आती है ना। अब यहाँ से ये जो, हाँ, जो हमने मान के चले थे, देखो प्रोसीजर में हमने देखा था कि अगर जनरेटिंग फंक्शन टाइम का एक्सप्लिसिट फंक्शन नहीं होता तो उस केस में क्या होता है आपका कि ये हैमिल्टोनियन है, न्यू हैमिल्टोनियन वो ओल्ड हैमिल्टोनियन के इक्वल हो जाता है। तो यहाँ से आप इसका डेरिवेटिव करोगे तो टाइम के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, ये जीरो आ जाएगा, तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा आपके पास, h प्राइम इक्वल्स टू h। ये भी एक इम्पोर्टेंट इक्वेशन है। ये वैल्यू हम इस इक्वेशन पुट करते हैं तो हमारे पास वैल्यू कितना आ जाएगा, 1/2m, यहाँ से वैल्यू आ जाएगा स्मॉल p का स्क्वायर, तो 2 कैपिटल P m ओमेगा कोस स्क्वायर q, ठीक है, प्लस में m स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, इनटू में इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 2p/m ओमेगा इनटू साइन स्क्वायर q। ठीक है, यहाँ से ये पावर कैंसल। अब देखो 2p m ओमेगा और कोस स्क्वायर क्यू साइन स्क्वायर क्यू, यहाँ से ये हम कॉमन ले सकते हैं इतना पार्ट, तो कोस स्क्वायर क्यू प्लस साइन स्क्वायर क्यू कितना बन जाएगा, 1, और 2m से 2m कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास h वो किसके इक्वल है, h प्राइम के इक्वल है। तो देखो यहाँ से देखो इस इक्वेशन को हम यूज़ करेंगे, h प्राइम इक्वल्स टू h, तो h प्राइम इक्वल्स टू h, उसका वैल्यू कितना आएगा, 2m से 2m कैंसिल, तो मेरे पास कितना आ जाएगा, कैपिटल P इंटू ओमेगा। ये वैल्यू आ गया मेरे पास, क्या वैल्यू आया, h प्राइम इक्वल्स टू h इक्वल्स टू कैपिटल P इंटू ओमेगा। और यहाँ से अगर मैं कैपिटल P का वैल्यू निकालूँ, ठीक है, वो कितना आएगा, h अपॉन ओमेगा। एक और बात सुनो, ये जो h है टोटल एनर्जी है वो इसका कांस्टेंट है। ठीक है, इस जो भी आपका हार्मोनिक ऑसिलेटर है इसका टोटल एनर्जी कांस्टेंट है, उसको हम E से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख दूं,
इसको मैं क्या लिख दूं, P इक्वल्स टू ई अपॉन ओमेगा, ठीक है, जो टोटल एनर्जी है हार्मोनिक ऑसिलेटर का। तो एक इक्वेशन हमारे पास ये आ गया। हमारा टास्क क्या है, ये इक्वेशन ऑब्टेन करना। तो इस इक्वेशन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, Q डॉट, ठीक है, Q डॉट का वैल्यू क्या आ जाएगा, डेल H प्राइम ओवर डेल P, ठीक है, डेल कैपिटल P। अब डेल H प्राइम का आप कैपिटल P के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करोगे तो कितना आएगा, Q डॉट इक्वल टू, डेरिवेटिव करोगे ये 1 बन जाएगा, ये कितना आ जाएगा, ओमेगा आ गया। यहाँ से अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करूँ Q डॉट का और ओमेगा का तो कितना आ जाएगा, Q इक्वल्स टू ओमेगा टी प्लस फाई आएगा कि नहीं आएगा, फाई क्या है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो अब देखो ये इक्वेशन इसके एनालॉगस है या नहीं है बताओ, ठीक है। तो जो हम मान के चले थे, क्या मान के चले थे कि आपका एक तो जनरेटिंग फंक्शन टाइम इंडिपेंडेंट होना चाहिए, फिर क्या कह सकते हो, एक्सप्लिसिटली डिपेंड ना करे टाइम पे, ठीक है। पहली बात, एक्सप्लिसिटली टाइम पे डिपेंड ना करे। दूसरी बात कि ये जो आपका इक्वेशन आएगा, सॉरी जो हैमिल्टोनियन आएगा या फिर लैग्रांजियन आएगा, वो इस कैपिटल Q से इंडिपेंडेंट हो, ठीक है, कैपिटल Q से, मतलब कैपिटल Q क्या हो, साइक्लिक हो। तो यहाँ पर जो हमारा हैमिल्टोनियन आ रहा है वो कैपिटल Q पे डिपेंड नहीं कर रहा ना। तो इसका मतलब क्या है, कैपिटल Q साइक्लिक है, हो गया साइक्लिक। और अगर साइक्लिक है तो हमारे पास ये इक्वेशन आनी चाहिए, तो वो इक्वेशन आ गई, है ना। अब एक और फाइनल बात कि अगर मैं इसका सोल्यूशन लिखूं इस हार्मोनिक ऑसिलेटर का, वो सोल्यूशन क्या होता है, वो अगर मैं बता दूं, सोल्यूशन वो होता है आपका x इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई। ये आपका हार्मोनिक ऑसिलेटर का सोल्यूशन होता है। ए इसका एम्पलीट्यूड है, फाई इसका क्या है, फेज डिफरेंस, और ओमेगा क्या होता है आपका फ्रीक्वेंसी, है ना। अगर मैं ये इक्वेशन यहाँ से ऑब्टेन करना चाहूँ तो ये x किसके एनालॉगस है, स्मॉल q के। तो स्मॉल q का वैल्यू कहाँ से निकालेंगे, यहाँ से, ठीक है। तो स्मॉल q का वैल्यू अगर मैं निकालूँ तो इसके अंदर कैपिटल P का वैल्यू रख दो, वो क्या है हमारे पास, e अपॉन ओमेगा। तो ये कितना आ जाएगा, 2e अपॉन यहाँ से m इंटू ओमेगा स्क्वायर, और इसका स्क्वायर रूट इंटू में साइन, और कैपिटल Q का वैल्यू क्या है, ओमेगा टी प्लस में फाई। तो ये वैल्यू आ जाएगा ओमेगा टी प्लस में फाई। तो बताओ हार्मोनिक ऑसिलेटर का सोल्यूशन आया नहीं आया, समझ रहे हो ना। ये देखो यही तो सोल्यूशन होता है हार्मोनिक ऑसिलेटर का, वही सोल्यूशन है। ये आपके पास क्या होगा, इस हार्मोनिक ऑसिलेटर का एम्पलीट्यूड साइन ओमेगा टी प्लस में फाई, ठीक है। तो ये थी आपकी एप्लीकेशन ऑफ कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन। नेक्स्ट के अंदर हम इस कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन का लास्ट लेक्चर देखेंगे, और उसमें हम देखेंगे कि कोई भी आपका जो हम ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं, ठीक है, वो कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए। जैसे हम स्मॉल q स्मॉल p से कैपिटल Q कैपिटल P में ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं, तो वो एक कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए। वो कौन सी कंडीशन होगी उसके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। थैंक यू।